वो जो जेनजी जो आज सोच रहे हैं कि बच्चा हाउ, तो वहाँ पे बच्चे का नाम सुनते ही एकदम दिमाग एकदम ऑफ हो जाता है, घूम जाता है। तो खाली वेट ही नहीं है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे अगर इस हिसाब से तो सुमो रेसलर्स शुड नेवर कंसीव, और उनके तो बच्चे नहीं होने चाहिए। फीमेल इज नॉट इक्वल टू स्पर्म। वेरी अमेजिंग। मतलब हम लोग को ऐसा लगता है कि ये कर लेंगे तो आपकी मर्दांगी खत्म हो जाएगी, मतलब ये द सेक्स लाइफ विल गो फॉर अ टॉस, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज। लेडीज के जो एग्स है वो कब बनते हैं मालूम है? बिफोर योर बर्थ। माँ के पेट में लेडी के एग्स बनते हैं। गॉड इज अबव अस, वो बराबर देगा। वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो। Hello, this is Debina Banerjee and you are watching my first ever podcast series, The Debina Banerjee Show. इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा that you are not alone. जो भी गेस्ट आप देखेंगे, they have touched me, they have been a part of my life or they have influenced me in some way or the other. आज के हमारे जो गेस्ट है वो है एक गायनोकोलॉजिस्ट, द गायनोकोलॉजिस्ट who delivered Liana and Divisha, my two daughters. मैं इतना कह सकती हूँ, उनकी सोशल मीडिया में मिलियन फॉलोअर्स तो नहीं है क्योंकि वो सोशली एक्टिव नहीं है, बट ही हैज़ 1 मिलियन हार्ट्स और उसमें से है मेरा। तो इस एपिसोड को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं उनकी इतनी बड़ी फैन क्यों हूँ। सो वेलकम डॉक्टर पंकज लोधा। वेलकम। सो गुड टू सी यू एंड वेरी थैंकफुल आपने मुझे इंक्लूड किया। मैं इसके अलावा मैं कितने सारे आपके फॉलोअर्स को फॉलो करता हूँ, मैं खुद फॉलो करता हूँ। उन्होंने मुझसे बात की है बहुत बार, बहुत लोगों ने बोला है कि कितने लोगों को आपने हेल्प की है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय योर ओन व्यूज, बाय योर ओन सजेशन एंड बाय योर ओन फॉलोअर्स। सो वेरी वेरी थैंकफुल। उन सबकी तरफ से मैं आपको थैंकफुल, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। एंड आज इधर बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे कंसेप्शंस, मिसकंसेप्शन, एवरीथिंग वी शुड सॉर्ट आउट and I'll help you and help lot of people seriously. Absolutely डॉक्टर। लोग मिलियन फॉलोअर्स पे जाते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कि यू आर अ वेरी अंडररेटेड डॉक्टर। पहली बात तो ये है कि एक मेल गायनोकोलॉजिस्ट के पास लोग 2 बार सोचते हैं, बिकॉज गायनोकोलॉजी इज समथिंग, इट्स अ वेरी इनरमोस्ट थिंग ऑफ अ फीमेल, जहाँ पे एक आदमी के पास जाने में ही शर्म आती है। बिल्कुल। तो वहाँ पे आप यू चोज गायनोकोलॉजी, मतलब एज गिविंग सेकेंड टाइम एग्जाम, मतलब पहली बार आपने एग्जाम दिया और आप रेडियोलॉजी आपको मिल गया और फिर आपने वो छोड़ के आपने गायनोकोलॉजी लिया। पहले आप तो ये बता दीजिए आपने क्यों किया, मतलब यू न्यू दैट दिस इज अ वेरी वुमेन सेंट्रिक प्रोफेशन। नहीं, ये बात सही है आपकी कि यार ये वुमेन सेंट्रिक प्रोफेशन है, बट ये ऐसा जरूरी नहीं है। टाइम चेंज हो रहा है। दूसरी चीज, सीरियसली मेन आर वेरी सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स वुमेन इन जनरल, नॉट ऑलवेज बट मेजॉरिटी, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट, बट विमेन एंड मेन आर नाउ इक्वल ऑन द एट पार। दूसरी चीज, जब मैंने रेडियोलॉजी ली, व्हेन आई वाज वर्किंग इन रेडियोलॉजी, मुझे लगा कि आई कैन हेल्प पीपल। मेरी ब्रांच नहीं है ये। मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था, मैंने इतने पुअर लोगों को, एंड आई हैव सीन पीपल डाइंग फॉर द नीड ऑफ ब्लड, फॉर द नीड ऑफ सिंपल थिंग्स, और वो जब चीज लगी। एंड और एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, गायनेकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जहां आप सोच सकते हो, ऑपरेट भी कर सकते हो। इट्स अ सर्जिकल एंड अ मेडिकल ब्रांच। तो वही करना था जो जैसे 3 इडियट की स्टोरी मेरे साथ हुई थी। मेरे फ्रेंड्स पहले मुझे आके घर से छुड़वा के बाई फोर्स रेडियोलॉजी से निकलवा के फिर से एग्जाम दिलाई, फिर गायनेक मैंने चूज किया आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में। तो वो एक डेस्टिनी थी, ऊपर वाले ने हेल्प की, एंड फ्रेंड्स वर ऑलवेज हेल्पफुल। एब्सोल्युटली। और मुझे आपके साथ जो मेरी मुलाकात भी हुई वो भी एक थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हुआ। इट वाज बिकॉज ऑफ सम इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, जो मैं तो खुलेआम बोलती हूँ, मुझे लगता है कि एवरीथिंग हैज़ इट्स रीज़न विच कैन बी मेडिकली सॉल्व्ड। When I spoke out about my problem, which was related to infertility, जिसके लिए मुझे डॉक्टर से काफ़ी मुलाकातें शुरू हुई। As a gynecologist, do you think that this infertility in women is on increase? 2 रीजन है। इनफर्टिलिटी डेफिनेटली इंक्रीज हो गई है। बहुत सारे रीजन है। कॉमन रीजन तो एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस। आप देख लो इंडिया की फर्टिलिटी, इंडिया की, फॉरगेट अबाउट वेस्ट। पहले जो फर्टिलिटी रेट थी इन 1960s was 6, मतलब ईच लेडी कैन हैव 6 चिल्ड्रन इन देयर लाइफ, वेयर एज अब जाके वो आ गई है लेस देन 2, और कुछ सालों में लेस देन 1। ये 2 रीजन है। एक तो डेफिनेटली एज टाइम पासेस, एज एवोल्यूशन हैपेंस, दिस इज पार्ट ऑफ
बॉडी एंड चेंजेस जो होना ही है होना ही, लेकिन अब लाइफस्टाइल चेंजेस है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है फर्टिलिटी से रिलेटेड। एक तो ये रीजन है, दूसरी ये टैबू जो वर्ड है ना इनफर्टिलिटी, इट इज नॉट इनफर्टिलिटी, ये फर्टिलिटी इश्यूज है। जो डिफिकल्टी होती है इनफर्टिलिटी तो बहुत बड़ा टैबू हो गया है फैमिलीज में। पीपल आर मोर नाउ नॉलेजेबल, लोगों को आइडिया आ रहा है क्या है तो लोग जा रहे हैं लोगों डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए। हेंस इनफर्टिलिटी कुछ रीजन से भी बढ़ रही है, पर डेफिनेटली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल चेंजेस, जो आजकल फर्टिलिटी में डेफिनेटली प्रॉब्लम कर रही है। बेबी प्रोड्यूसिंग एज ऑफ वुमेन थोड़ा सा बढ़ गया है, 30s के ऊपर हो गया है बिकॉज ऑफ द करियर, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ वन जनरेशन जो बहुत करियर ओरिएंटेड है। सो हाउ डू यू सी इट एज अ डॉक्टर? First I'll talk as a son. My mother got married at 13-14 years of her age. At 17-18 she got her first child. Then that was a time when people used to get ladies only to get children. अब नहीं है, अब टाइम चेंज हो गया है। मुझे खुद को 2 डॉटर्स हैं, मैं चाहूंगा कि उनको सबसे अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले, वो अपनी मर्जी से करे। एंड व्हाट बेटर इंस्पिरेशन देन यू कि जो इससे इससे बियॉन्ड आगे जाए। लेडीज लोग को अब उनकी लाइफ अपने हाथ में रखनी चाहिए। मैरिज टाइम आगे पहुंच गया है, हेंस चाइल्ड बेयरिंग एज भी आगे बढ़ गई है। पर एक चीज है, पहले हम लोग जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में फॉलो करते हैं, उनके जेनेटिक्स अलग है। उनकी जो जेनेटिक लाइफ है बिटवीन 15 टू अप टू 50 years, people can get children up to 50 years, whereas Indian setup में still our genetics change होने में टाइम लगेगा as evolution, तो our fertility is little early। जैसे most of the ladies at childbearing age is by around 45 years maximum। तो as age advances fertility decreases, लेकिन that is not the reason why person should not pursue his career or her career। तो वो जमाना चेंज हो गया, लेकिन वी आर अडॉप्टिंग टू द टाइम। ओके, तो मुझे ये भी जानना है कि जैसे मेरे साथ भी हुआ था और हाल ही में भी मैं किसी को मिली थी, who's just gotten married। वैसे शादी थोड़ा लेट ही हुआ है, तो शादी करती बच्चा करना ये थोड़ा दिमाग में आता नहीं है। सो डू यू थिंक दैट देयर इज अ टेस्ट और समथिंग जो हम कर सकते हैं लड़कियां, और मतलब स्ट्रेट अवे अगर आप दर्शकों को ये बता सके कि ये टेस्ट आप कर लो और आपको पता चल जाएगा कि आप इतना दिन रेस्ट ले सकते हो, मतलब ब्रेक ले सकते हो? सच डायरेक्ट टेस्ट कोई नहीं होता है कि कोई मैथमेटिक्स से नहीं चलती फर्टिलिटी के इतना है मतलब इतना ही है। पर देयर आर सम टेस्ट जैसे एंट्रल फॉलिकल काउंट्स या एएमएच लेवल्स। एएमएच लेवल्स आपको बता देता है कि एक अंदाज ओवरऑल टाइम हाउ मच डू हैव, बट वो भी नॉट ऑलवेज कंपलसरी कि एएमएच कम है मतलब ये नहीं कि जरूरी है। ओवरऑल एटलीस्ट ग्रॉसली आपको पता रहेगा कि आपके पास कितना टाइम है, कि ऐसा नहीं कि यार एएमएच कम हो गया मतलब आपके पास 6 महीने ही है या 1। एएमएच क्या है ये थोड़ा सा आप बता दीजिए। एएमएच एक हार्मोन होता है जो कि ओवरीज से निकलता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि इनडायरेक्टली एग्स की जो वॉल्स होते हैं उससे निकलता है। एग्स जितना इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना एएमएच होगा उतनी ज्यादा कंसेप्शन कैपेसिटी, बट कंसेप्शन कैपेसिटी इज नॉट कंपलसरी इक्वल टू द नंबर ऑफ एग्स। देयर मे बी प्रॉब्लम्स दूसरी जगह पे हो सकती है, यूट्रस में, ट्यूब्स में, फर्टिलिटी में, इवन सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो वो सब भी मैटर करता है, खाली एएमएच नहीं। बट फॉर अ लेडी, जैसे अगर मेरी बेटी है आज, मैं चाहूंगा कि अगर उसको जॉब लग रहा है, उसकी शादी हो रही है, तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे को कितना टाइम है, कि एक अप्रोक्सीमेट आइडिया। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है आजकल, एग फ्रीजिंग के भी ऑप्शन है। तो इट इज हर राइट एंड हर इट इज माई ड्यूटी एंड एज अ डॉक्टर इट्स आवर ड्यूटी टू टेल देम। तो मैं तो इस टॉपिक पे आने वाली थी, लेकिन आपने बता दिया। एज अ फादर you will tell your daughter to freeze the eggs. So Yes. do you think how it is important and how important it is? See, it is not compulsory or not it is very important, but ये एक ऑप्शन होना चाहिए जो पता होना चाहिए। कि जैसे अभी आजकल के जमाने में इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर्स, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरीज, लॉट ऑफ एक्सपोजर, उसकी वजह से ओवेरियन रिजर्व कम होना स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई लेडी है जिसको एक ओवरी का कैंसर है, अगर उसको ओवरी निकालना है, उसके पास एक ऑप्शन है कि ओवरी या एग फ्रीज करके रख सकते हैं। अगर somebody don't want to get married, अभी नहीं शादी करनी मुझे, मेरी एज जा रही है, बट why should she not know her fertility? वो सपोज वो 45 में मैरी हो, अब अगर उसके पास एग फ्रीज करके रखे हुए हैं, तो अगर शी कैनॉट कंसीव विथ हर ओन कैपेसिटी,
तो वो अपने एग्स को यूज करके आईवीएफ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इट्स नॉट कंपलसरी, बट दिस इज एन ऑप्शन विच पीपल शुड नो कि आज के जमाने में ये सारी भी चीजें होती हैं। अभी इसकी वजह से जिसके पास एग कम है, अगर वो बाद में मारी करे या नहीं हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस क्यों लेना, कि इनके पास एक ऑप्शन है, दे हैव वन eggs frozen already. eggs available. I will say from my personal experience कि ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है Yes. बिकॉज और मैं आजकल लोगों से मिल भी रही हूँ, द जेन जी पीपल, जो जिसमें एक अजीब सा एक जोश भी है, समथिंग दैट यू रूल आउट, मतलब आप एकदम जोश के साथ आप काम कर रहे हो, वहाँ पे कोई अगर आपसे पूछ लेना बच्चा, तो लगता है मुझे काम करना है, दिस इज माई लाइफ, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। एक वेंजेंस के साथ वो लोग काम पे निकले हैं, तो वहाँ पे बच्चे का नाम सुनते ही एकदम दिमाग एकदम ऑफ हो जाता है, घूम जाता है। तो आई समहाउ फील दैट यू नो दिमाग घूम तो जाता है, मतलब उस टाइम पे गुस्से में, लेकिन लेटर ऑल वापस से दिमाग घूमने में टाइम नहीं लगता है। आई थिंक यू नो इट द बेस्ट बिकॉज व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, मैंने आपको बोला था डॉक्टर कब होगा बच्चा, फिर मैं जाके वाइन पीऊँगी और आपने मुझे बोला एक बार बच्चा होने तो सब बदल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता था, एक वेंजेंस था कि क्यों बच्चा मुझे बदल नहीं सकता, लेकिन बच्चे हो जाने के बाद आप बदल जाते हो, और बदलना इज़ द ओनली कांस्टेंट आई फील। तो वो जो जेन ज़ी जो आज सोच रहे हैं कि बच्चा हाउ, तो वो उसका भी दिमाग कब घूम जाए यू नेवर नो, एंड देन यू मतलब इट जस्ट माइट बी लेट, सो फ्रीजिंग द एग। दैट इज अ गुड ऑप्शन। पर एक चीज जो है, जो अभी भी जेनजी है, ये भी अभी तक, ये जो रिसेंट जनरेशन इज स्टिल अ सैंडविच जनरेशन। सैंडविच जनरेशन मतलब जनरेशन विच इज अबाउ, वो मानती है कि बच्चा ही सब कुछ होता है। अ जनरेशन विच इज नेक्स्ट विल डिसाइड हर ओन चॉइस एंड डिसीजंस। तो दिस इज इन बिटवीन वेयर वी लिव विद फैमिली वैल्यूज वो सब होती है। लेकिन बच्चा होना एक जॉब नहीं है। ये चीज अगर कोई समझ जाए कि सिर्फ बच्चे पैदा करना है मेरा जॉब है, या मुझे मेरा काम यही है कि सिर्फ बच्चे ही पैदा करने, ये इलॉजिकल है। अभी एग्जांपल्स आप हो, बहुत सारी एक्ट्रेसेस है जिनके बच्चे भी हुए हैं, दे आर डूइंग वेल, आगे भी अपना कंटिन्यू रखा है। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि यार बच्चा हो गया मतलब कि आई विल स्टॉप देयर। देयर आर सो मेनी सीईओज हु हैव देयर ओन चिल्ड्रन एंड लिविंग देयर लाइफ एज हाउ दे कैन। पर इसकी वजह से आपका करियर भी स्टॉप नहीं होना चाहिए, पर यू शुड डिसाइड अ मिडिल वे कि व्हेन वी शुड रीच माय पीक ऑफ माय करियर एंड देन टेक योर ओन डिसीजंस। बट डिसीजन आपके हाथ में होना चाहिए। मैं नहीं चाहूंगा कि इसकी वजह से आपका करियर स्टॉप हो जाए और करियर की वजह से दोनों स्टॉप हो जाए। दोनों अपने अपनी जगह पे, एंड यू टेक योर ओन डिसीजन। गर्ल्स पावर नाउ, व्हाई नॉट। एब्सोल्युटली डॉक्टर, और आप जिस तरीके से बढ़ावा देते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मतलब ऐसा मैं डॉक्टर से कभी मिली हूँ। डॉक्टर्स यूजुअली बोलते हैं मतलब आप रेस्ट करो, आप ऐसे करो, आप वैसे करो, लेकिन आपने मुझे हमेशा बोला आपको क्या करने को मन कर रहा है आप वो करो। एंड समहाउ आई फील दैट जब आपको स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, जॉब जैसे नहीं बनाया जाता है, यू सेल थ्रू इट, मतलब यू फेयर बेटर, सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लग जाता है, अच्छा होने लग जाता है। I always believe we should be part of solution। कि अगर हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम होटल में नहीं काम करते। पीपल हमारे पास आते हैं, पीपल कम टू अस एज सैड, और जो लोग आते हैं हमारे पास दुखी होते हैं। हमारा काम होता है उसको हैप्पी रखना। होटल में सब सुखी आते हैं, उनको और सुखी करने क्या फायदा। तो कैसे तो करके वी हैव टू बी पार्ट ऑफ सोल्यूशन। अभी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास सोल्यूशन है। आपको मैं बोल दूं कि ये सारी प्रॉब्लम है, आपको ये नहीं समझता, व्हाट विल यू डू? व्हाट टू डू इज इन माय हैंड। आई हैव टू सजेस्ट यू डू दिस थिंग। बस पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट पॉजिटिविटी रखेंगे, लाइफ आगे ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएगी। So you are the happy doctor who makes people happy। आधे प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाता है। बट द प्रॉब्लम विच इज़ अ प्रॉब्लम, जैसे कि हम लोग मतलब अभी रैंडम सुनते हैं लाइक PCOD, PCOS। मुझे एक्चुअली नहीं पता था ये क्या ही है ये PCOD, PCOS, लेकिन जब मेरा टेस्ट हुआ इनफर्टिलिटी का, मतलब जो मुझे पता चला दैट वाज एंडोमेट्रियोसिस, उसका भी बाप एडिनोमाइसिस, मुझे तो पता ही नहीं था। सो आज भी बहुत लोगों को नहीं पता है। तो सोचिए अगर मुझे बिल्कुल नहीं पता, इफ़ यू आर टॉकिंग टू मी अबाउट PCOD, PCOS, एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमाइसिस, वो तो हम बात भी करेंगे। और आगे मैं ये भी पूछूंगी कि हाल ही में मतलब ऑब्वियसली आई वाज एबल टू कंसीव, हाउ आई डोंट नो, यू विल टेल मी हाउ। सो हाल ही में ऑब्वियसली अगेन अ लॉट ऑफ क्रैम्प्स हैव स्टार्टेड, लाइक द another level cramp। तो मुझे वापस से लगा that maybe the endometriosis must have relapsed or something।
तो उसको लेके बहुत ऑडियंस मुझसे पूछ रहे हैं कि हाउ एम आई डीलिंग विद इट, विच आई हैव नो आइडिया. So today I want to know ki how it is, what level, stage, everything. Let's start from the easy one, PCOD, PCOS and everything. सी पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज पीसीओएस. पहले इसको बोलते थे पीसीओडी. डी इज डिजीज और एस इज सिंड्रोम. अब डी अब हटा दिया गया है बिकॉज ये एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया. जब हम स्टूडेंट होते थे तो जब व्हेन वी वर स्टूडेंट सो मेनी इयर्स बैक, तब मतलब 100 में से एक आधा पेशेंट पीसीओएस आता था. आज की डेट में आई एम फाइंडिंग अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% ऑफ पॉपुलेशन जो पीसीओएस आ रही है. पीसीओएस मतलब कुछ नहीं है, जैसे बॉडी में दो हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, या उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन दो हार्मोन होते हैं, एफएसएच एंड एलएच. तो पीसीओएस एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है या लाइफस्टाइल ही है, ऐसे समझ लो. प्रॉब्लम भी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि कितनी बार पीसीओएस इस अगर ऐसे रूटीनली सोनोग्राफी कर लेंगे, जिनको 2-3 बच्चे हैं उनके भी आएंगे कि इट्स वेरी कॉमन. तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. इसमें क्या होता है कि एक हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, और वो इसलिए होता है क्योंकि बॉडी फैट इम्बैलेंस की वजह से, और वो इनडायरेक्टली आपके न्यूट्रिशन पे होता है. तो न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल, तो कुल मिला के न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल अफेक्टिंग बॉडी फैट्स, अफेक्टिंग हार्मोन्स विच इनडायरेक्टली अफेक्टिंग योर एग्स. एग्स छोटे छोटे रह जाते हैं जो बाहर नहीं निकल पाते हैं. इसकी वजह से साइकिल डिले होने स्टार्ट हो जाती है. पहले जो टाइम पे आती थी वो 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, गैप इंक्रीजेस. लोगों को लगता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है क्योंकि मेरी पीरियड नहीं आ रही. इट इज द अदर वे राउंड. वेट बढ़ने की वजह से पीरियड चेंजेस होना स्टार्ट. ये सारे पीसीओएस है. So I think PCOD is directly proportional to your weight gain. कि आप अपना वेट को कम कर दोगे तो PCOS भी कम हो जाएगा. और PCOS कम करने के लिए, मतलब PCOS को कंट्रोल में रखने के लिए आपको वेट पे काम करना है. और वेट को काम करने के लिए वी नो इट इज़ डाइट, इट इज़ वर्कआउट, एंड 80-90% डाइट एंड 10% वर्कआउट. एक और चीज बताना चाहूंगा. एक और टाइप का पीसीओएस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीन पीसीओएस, विच हैपेंस इन थिन पीपल, विच इज और इतना कॉमन हो गया है. वो होता है इन केस ऑफ स्ट्रेसफुल जॉब्स या स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जब इनडायरेक्टली ये भी हार्मोन इंटरप्ले है जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से इनफैक्ट अफेक्ट करता है ओवरीज को. बट दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 10%. मेजोरिटी ओवरवेट की वजह से. अब एक और चीज है ना कि वेट पे खाली नहीं जाना चाहिए, खाली वेट. अभी लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु हैव मोर वेट बट दे हैव कंसीव्ड एंड कोई दिक्कत नहीं आई है. तो खाली वेट ही नहीं है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी जैसे अगर इस हिसाब से तो सुमो रेसलर्स शुड नेवर कंसीव, और उनके तो बच्चे नहीं होने चाहिए, तो वो फिट है. दैट इज नॉट अ डिफरेंस. देयर जेनेटिक इज लाइक दैट. उनका जेनेटिक बेसिस वैसा है. पर अगर देखो आपके घर में सब पतले, एक सडनली एक डिफरेंट पर्सन है. मेरी बेटी, आई फील हर, अरे मेरी बेटी बहुत अच्छी, बहुत खिलाओ इसको, बहुत करो. आई एम स्पॉइलिंग हर फ्यूचर. तो खिलाना पिलाना नहीं, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Very, very true. With now a daughter, I truly understand कि मन करता है कभी कभी ये दे दूँ वो दे दूँ, बट ऑन द लॉन्गर रन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फिर जाके मेरे जैसे प्रॉब्लम उसको ना हो जाए. या कभी कभी आप खुद धक्का खा के सीखते हो और कभी कभी आप देख के सीखते हो. सो इट इज़ बेटर टू सी एंड लर्न. नाउ वी कम टू एंडोमेट्रियोसिस. आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता भी नहीं होगा, और जिनको पता होगा वो आई एम श्योर मन लगा के देख रहे होंगे ये वाला सेक्शन. एंडोमेट्रियोसिस क्या है समझो. ये बच्चेदानी है, ये फेलोपियन ट्यूब्स है दोनों तरफ. हर महीने एक अंडा बनता है और उसका काम है वो फेलोपियन ट्यूब उस अंडे को लेके अंदर भेजती है, जिसका काम अगर सेक्सुअल एक्टिविटी हुई तो बच्चा होने के लिए, नहीं तो वो डिस्कार्ड हो जाता है. एंडोमेट्रियोसिस में जब पीरियड आता है तो ये उल्टा जाता है, रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड. मतलब यूजुअली ब्लड निकल जाता है, नहीं तो ये उल्टा भी जाता है. अच्छा. और वो अंदर जाके जब अंदर पेट के अंदर जब ब्लड जमा होगा, वो ब्लड एक टाइप का क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है. ये जो क्लॉट है वो स्टिक हो जाता है, एक दूसरे को स्टिक कर देता है. इट इज बेसिकली गम. जो गम अंदर चली गई, इंटेस्टाइन, ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, एक दूसरे को सबको स्टिक कर देती है. इसकी वजह से उनका फंक्शन बंद हो जाता है. इनिशियली पेन होता है, जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है, एंडोमेट्रियोसिस कैन कॉज फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स. बट सिर्फ फर्टिलिटी क्यों? आई थिंक ये तो इंटेस्टाइन वगैरह सब चिपक गया, तो इट इज हाउ लाइफ थ्रेटनिंग इट इज जनरली नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, बट इट इज लाइफ अफेक्टिंग.
कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस कैन बी कि हर महीने पीरियड के टाइम पे पेन होना बेसिक चीज है। देन अगर वो इंटेस्टाइन या यूरिनरी ब्लैडर पे अफेक्शन स्टार्ट कर दे तो यूरिन में भी दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। किसी किसी को इंटेस्टाइन के अंदर तक जा सकता है, कैन कॉज ब्लड इन द स्टूल्स। तो बहुत सारी चीजें मतलब अगर छोटी से छोटी चीज बोले तो खाली एंडोमेट्रियोसिस पेनलेस भी हो सकती है, पता ही नहीं चले, और मैक्सिमम वो पूरा का पूरा चिपका देती है इंटेस्टाइन, ब्लैडर, यूट्रस, सबको अफेक्शन कर देती है। क्रॉनिक पेल्विक पेन सबसे बुरी प्रॉब्लम कि एक लीड आस्क मी। एक लेडी कंटिन्यूसली हैविंग पेन। आज अगर आप काम नहीं कर सको बैकग्राउंड में, अरे पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, किसी को बता भी नहीं सकते हो। जब क्योंकि हमारे देश में ऐसा लगता है पीरियड्स में पेन होना है सो नॉर्मल। सो नॉर्मल इसको लेके क्रिप कर रहे हैं। पेन किलर या एक मसल रिलैक्सन ले लो तो इवन आपके पेरेंट्स विल से कि यार लेने की जरूरत नहीं है, क्यों लेना, ये नॉर्मल चीज होती है। बट नहीं है, पहले के जैसे नहीं है। यू हैव टू हेल्प देम आउट, और इसको मैनेज करने के लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बट ये पहले के जमाने में हार्डली, जैसे 100 में से एक पेशेंट को होता था, आज 100 में से आई कैन से 15 में होता है। ये भी इनडायरेक्टली लाइफस्टाइल में ही है। तो इसको हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? सी ये सारी जो इश्यूज है इज अल्टीमेटली ओबेसिटी, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट, न्यूट्रिशन, हाई कार्ब्स इन डाइट, ये भी है। एक और चीज बताऊं मैं, जो पीसीओडी ये सब जो होती है माँ के पेट में भी होती है। जब यू हैव एन ओबेसिटी, यू हैव एन अगर अच्छा शुगर मैनेजमेंट नहीं किया प्रेगनेंसी के टाइम, तो अपने को लगेगा वाह इतना बड़ा बच्चा हुआ मेरा, चबी बच्चा। वो चबी बच्चा मे बी नॉट कंपल्सरी बट ज्यादातर कि वो इनडायरेक्टली आगे जाके उसको भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी जेनेटिक्स उसी एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। तो एनवायरनमेंट एंड जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ये पहले जैसे जैसे ग्रोइंग एज में, एडोलेसेंस में एक्टिविटी, आजकल हम मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं रादर देन ऑन 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 ग्राउंड, जब हम खेलने के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। डाइट, न्यूट्रिशन, कार्ब्स कम करना, प्रोटीन ज्यादा लेना, एंड सबसे इम्पोर्टेंट हैप्पी रहना, खेलते रहना, बस। अच्छा, बट आई ऑलवेज फेल्ट आई एम अ वेरी एक्टिव पर्सन, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। मैं जिम में बहुत हैवी वेट उठाती थी, एकदम ज़ीरो कार्ब डाइट मेंटेन करती थी मतलब बिफोर माई प्रेगनेंसी। एंड मतलब अभी भी आई एम बैक, बट वो अलग बात है। बट पहले की बात मैं बोल रही हूँ, जब मुझे हमेशा लगता था कि मुझसे मैं बहुत फिट हूँ, बहुत मतलब फिटनेस में मैं अपने आप को काउंट करती थी बहुत आदमियों के साथ कि मैं इतना अच्छा वेट उठाती थी। पर जब मुझ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, एंडोमेट्रियोसिस एंड एडेनोमायोसिस दोनों, तो मुझे एकदम से बिलीव ही नहीं हुआ कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। एक्चुअली मुझे आज भी इसका जवाब नहीं है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट काइंड ऑफ मतलब वेयर डिड आई गो रॉन्ग। नो यू डिडंट वेंट रॉन्ग। ये तो एक जेनेटिक बेसिस है। मैंने बताया ना आपको कि आपका जेनेटिक्स एक एनवायरनमेंट में ही डेवलप हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि एक वेस्टर्न पर्सन को इंडिया में लाके इंडियन कल्चर में ग्रो अप करूँ, तो वो इंडियन साइज का ही होगा, जरूरी नहीं कि वो वेस्टर्न साइज का होगा। तो सेम वे इसका एक जेनेटिक बेसिस भी है कि जिसको होना है हो भी सकता है। तो मेजोरिटी इज लाइफस्टाइल, बट समटाइम्स एक जेनेटिक बेसिस होता है जिसकी वजह से एक हार्मोनल इंटरप्ले होता है। ईस्ट्रोजन ज्यादा, प्रोजेस्टेरॉन कम, कैन कॉज एनोवुलेशन, कैन कॉज अंदर सब ब्लड होना, एंड ये समथिंग विच इज नॉट इन योर हैंड। बस टाइमली पता हो जाए तो उसको मैनेज कर सकते हैं। तो जो ऑपरेशन होता है मेरा भी किया गया था। सम पीपल आर सेइंग कि वो दैट इज अ क्योर, एंड सम पीपल से दैट वो कम बैक हो जाता है, वापस से वो ग्रोथ होने लग जाता है एंड ऑल। तो इट इज नॉट अ क्योर, और व्हाट इज योर टेक ऑन इट? इट इज नेवर अ क्योर। ऑपरेशन जो होता है कभी भी एंडोमेट्रियोसिस का ऑपरेशन नहीं होता, उसके कॉम्प्लिकेशंस का ऑपरेशन होता है। सपोज आपको बच्चे हैं एंड ये है, कोई सिस्ट नहीं है अंदर, सिर्फ पेन है, तो पेन के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। एंडोमेट्रियोसिस की कॉम्प्लिकेशन जैसे सिस्ट बन जाना अंदर, या प्रेगनेंसी नहीं होना, या कभी कभी ट्यूब में पानी भर जाना, या इन्फेक्शन हो जाना, ये सारे कॉम्प्लिकेशन है। तो ऑपरेशन जब होता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन के लिए, नॉट फॉर एंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि पीरियड तो आएगा, आप करेक्ट कर लो, वापस बाद में वही सिचुएशन आएगी, तो आगे जाके वो नहीं है। बस एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट है मेडिकल मैनेजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको पीरियड ही ना है फॉर अ ईयर, जैसे प्रेगनेंसी में होता है, तो इट इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियोसिस। क्योंकि पीरियड्स आए नहीं तो ब्लीडिंग के चांसेस, मतलब ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो वो पेन भी नहीं हो रहा है। एंड व्हाट इज एडिनोमायोसिस? एडिनोमायोसिस
इज नथिंग बट स्वेलिंग ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस के 3 लाइनिंग्स होते हैं, एक अंदर की जो लाइनिंग होती है जिसमें ग्लैंड्स होते हैं, वो अगर ग्लैंड्स माइग्रेट हो जाते हैं इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, जैसे मैं एक दीवार पे पिक्चर लगा रहा हूँ और वो पिक्चर अगर दीवार के अंदर चली गई तो वो ग्लैंड्स अंदर चले जाते हैं और जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है यूट्रस में। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ होती है। बियॉन्ड 35 टू 45 की एज में अगर आप 100 लेडीज को आप चेक कर लो सोनोग्राफी पे, तो यू मे फाइंड इट इन 25, बट ऑफ द 25 यू मे हैव 5 विद सिवियर पेन। एडिनोमायोसिस में पेन ड्यूरिंग पीरियड्स या पेन प्री पीरियड्स या बाद में पीरियड्स में, जस्ट अराउंड पीरियड, ये बहुत बड़ी तकलीफ है और ये बहुत बार इग्नोर हो जाती है। खास करके लेडीज जो बियॉन्ड 40 है, बोल नहीं सकती, काम करते रहते हैं एंड उनके बच्चे हो जाते हैं, इनके बाद अब बताना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ है। बट ये माइनर थिंग्स है, ये करेक्टेबल है। जैसे अभी एडिनोमायोसिस के लिए अभी आजकल अपने पास हार्मोन्स, अभी आप रोज तो नहीं ले सकते, हार्मोन्स विल हैव साइड इफेक्ट्स। तो एक मिरेना करके एक ट्यूब भी बनी है जो यूट्रस के अंदर लग जाती है, अगले 5 इयर्स यू आर फ्री। सो मतलब पीरियड्स होना बंद हो जाता है। बंद मतलब एकदम एज गुड एज नो, एंड इट वर्क्स एज एन एंटी ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, जो कि यूट्रस को क्वाइसेंट रखता है। एडिनोसिस बढ़ता नहीं है एंड यू बाई टाइम। बहुत लोग खाली इसी के लिए यूट्रस निकाल देते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, मैं वही बोलने जा रही थी कि बहुत लोग यूट्रस को निकाल देते हैं बिकॉज आई हर्ड दैट दैट्स द ओनली क्योर, कि ना बजे बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सी ऐसा होता था तो अगर आप बोलो कि मेरे हाथ में वो एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई आई, डू आई कट माई हैंड, अगर मेरे गले में प्रॉब्लम है, डू आई कट माई हैंड, नेक, नेवर। तो अगर निकालना उसका सोल्यूशन नहीं है, लोग वाइट डिस्चार्ज के लिए यूट्रस निकाल देते हैं। आई हैड कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल जो 35 लेस देन 30, जिनको 2 बच्चे हो गए, बच्चा हो गया, बस उनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लोग निकाल देते यूट्रस, लॉजिकलेस। उसकी वीकनेस कितनी आती है बॉडी में, यूट्रस का काम होता है, हॉर्मोन्स एंड ओवरीज का काम होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि यूट्रस निकाल दो, ओवरीज रख लो, बट उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। तो यूट्रस निकालना इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर एंडोमेट्रियोसिस। मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं है तो वी हैव, जो मैंने बोला ना, इंट्रायूट्राइन डिवाइस प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग, वो एक ऑप्शन है। और फिर भी नहीं है तो देयर आर अदर ऑप्शंस, लॉट ऑफ सर्जिकल ऑप्शंस। नहीं है तो लास्ट ऑप्शन आप यूट्रस के लिए रख सकते हैं। आई मीन मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि वैसे तो लोगों को पता नहीं होता है, दूसरी बात जब लोगों को पता होता है, मतलब पीपल जस्ट थिंक कि यू नो बच्चा नहीं हो रहा है, दैट इज़ द रीज़न आई एम ट्रीटिंग इट। आई मीन आई एम टेकिंग माई ओन एग्जाम्पल, मैं सारी चीज़ें कर रही थी यू नो थिंकिंग दैट आई हैव टू रीच अ गोल, कि एक बार आई कंसीव फिर तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हो जाने के बाद फिर एक यू नो यू गेट लेड बैक कि तब मेरा एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, किसे पता, क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट आई थिंक दैट आई मीन इसको बढ़ते नहीं देना चाहिए, इसको उधर ही कंट्रोल कर देना चाहिए ताकि यू नो ये तकलीफ ना दे। इसका सोल्यूशन क्या है? जैसे हम अपनी कार्स को भी एक सर्विस के लिए भेजते हैं, तो नथिंग रॉन्ग इन गोइंग फॉर अ बॉडी चेकअप। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मेरे घर में काम करने वाली लेडी है, वो बोलती है कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज मैं बॉडी चेकअप कर रही हूँ। इंश्योरेंस तो कब यूज आएगा? जब मेरी कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर मेरी बॉडी ही मेरी नहीं है तो क्या फायदा? तो सेम वे, अगर किसी को पहले से पता है जस्ट नॉर्मल चेकअप के टाइम पे, तो कीप अ क्लोज फॉलो। अगर एंड उससे भी इंपॉर्टेंट है अप्रोच। कोई प्रॉब्लम हो रही है, सिवियर पेन हो रहा है, खुद पेरेंट्स, मदर्स अब बोलती है डॉटर्स को कि नहीं ये नॉर्मल है, आप सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो। वर्क आज लॉस होता है, ऑफिस में नहीं जा सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, एग्जाम छूट जाती है लोगों की। क्यों? इट इज नॉट, देर इज हेल्प अवेलेबल। आप अप्रोच करो, एंड अप्रोच के लिए ये जब नॉलेज लोगों तक पहुंचेगा, स्पेशली लेडीज, एंड जब अब नेक्स्ट जनरेशन को तो ऑब्वियसली वो दे विल बी फार बेनिफिशियल, बट द मिडिल जनरेशन जब मदर्स को लगता है कि ये नॉर्मली होता है, आपको इसके साथ रहना है, दैट्स नॉट राइट। Correct. So the thing is, if you are getting pain in your periods, get it checked up. You मतलब हम लोग हमेशा अच्छा सोचते हैं, लेकिन जस्ट इन केस कुछ ऐसा निकले तो यू नो हाउ टू ट्रीट इट। एंड द बेस्ट पार्ट इज विथ माई ओन लाइफ, जैसे मैंने बोला, गेट योर एग्स फ्रोजन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट जस्ट माइट अफेक्ट एवरीथिंग ऑल टुगेदर। सी बेस्ट पार्ट इज लाइक कि अप्रोच, नॉट नेसेसरी सारा पेन एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस हो। बहुत बार इन्फेक्शन से भी होता है, बहुत सारा नॉट नेचुरल होता है, बहुत बार इट मे बी जस्ट अ मस्कुलर पेन। तो ये है ऑल्सो। सी एग फ्रीजिंग जैसे आपने बोला है, तो एग फ्रीजिंग इज एन टेक्निक अवेलेबल नाउ,
क्योंकि ज़माना चेंज हो गया है, लोगों की लाइफ़स्टाइल चेंज हो गई है, उसके लिए अवेलेबल है। आई एम नॉट अ प्रोपोनेंट कि एग फ्रीज़ करना चाहिए, इट्स नॉट नॉट राइट फॉर एवरीबॉडी, बट इट शुड बी एन ऑप्शन अवेलेबल जिसको टाइमली मिल जाए तो बेस्ट है। बट आई थिंक इट इज एन इंश्योरेंस। अब इट इज़ एन इंश्योरेंस, आई एग्री हाँ, विद क्योंकि दैट। वो जरूरी नहीं है कि वो काम आए। Yes. पर अगर है, हमें पता है इट्स माय बैकअप, तो Absolutely. आधा स्ट्रेस वहाँ पे हमारा कम हो गया। आई टोटली एग्री कि जब अगर किसी को लेट मैरिजेस या लेट, आई हैव वन पर्सन आई कैन नॉट डिस्क्लोज हु इज गोइंग टू गेट मैरिड, शी हैड मतलब वन मैरिज व्हिच वाज विद इन वेल, तो शी वांट्स टू फ्रीज द एग, शी हैज फ्रोजन द एग, बस अब उसके पास चॉइस है, व्हाई नॉट, कि इट इज हर चॉइस, उसकी लाइफ ले रही है अभी, वो शी इज एंजॉयिंग हर वर्क, तो अब उसके पास एक इंश्योरेंस है जैसे आपने बताया, तो इंश्योरेंस है तो यूज कर लेंगे जब जरूरत पड़ी। Now, in a layman's term, doctor, please elaborate on what is egg freezing. And मतलब लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, एग फ्रीजिंग में मोटे हो जाते हैं, एग फ्रीजिंग में इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड व्हाट नॉट, सो यू एक्सप्लेन एग्जैक्टली हाउ इट इज। एग फ्रीजिंग मतलब इट्स अ पार्शियल सॉर्ट ऑफ आईवीएफ का प्रोसीजर बोल दो, और इसमें क्या होता है कि आपके ओवरीज में से एग्स पिकअप किए जाते हैं दो तरीके से। समटाइम्स एक ओवरी फ्रीजिंग का भी प्रोसीजर होता है, जैसे ओवरी को निकाल के जैसे ट्रांसप्लांट भी होती है हैंड में, या उसको पूरा फ्रीज कर दिया जाता है। ओवरी को ही निकाल के? किसी किसी को, खास करके जिसको कैंसर्स है या रेडिएशन देना पड़ेगा, तो ओवरी में नॉट सस्टेन दैट, तो उसको निकाल के उसको कंप्लीटली उसके टिश्यूज फ्रीज कर दिए जाते हैं, एंड उसमें से एग्स निकाल के इनमेच्योर एग्स होते हैं जिसको बाद में हम लोग मैच्योर कर सकते हैं, जैसे वो जुरासिक पार्क वाली मूवी के जैसा कि यू मेक एन एक सेल से पूरा एग बना दो एंड उससे मूवी बन जाए। पर इतना पॉसिबल हो पाता है अभी? मतलब इतना एक्टिव है हमारा साइंस? यस, ऑलरेडी एक्टिव है, कर रहे हैं लोग। और एक एग्जांपल बताऊंगा मैं, आई हैड अ पेशेंट जिसको ओवरी का कैंसर था, ओवरी का ही कैंसर था, अब शी वांटेड अ चाइल्ड, तो हमने क्या किया कि शी इज मैरिड एंड वांटेड अ चाइल्ड सून, तो पहला काम किया हमने, ओवरीज निकाली, एंड ओवरीज निकालने से पहले उसके एग फ्रीज करके उनको एम्ब्रियोज फ्रीज कर दिए, एम्ब्रियोज मतलब प्रेगनेंसी बना के फ्रीज कर दिया गया, एंड आफ्टर शी वाज फ्री ऑफ दोज ऑफ द कैंसर, यूट्रस में ट्रांसप्लांट ट्रांसफर हो गया, शी हैड अ चाइल्ड, एंड देन लाइक एटलीस्ट शी हैज अ चॉइस कि आगे जाके अगर यूट्रस का भी किसी भी रीजन से निकालना भी पड़ जाए तो शी हैज हर फर्टिलिटी इज डन, शी इज हैप्पी, शी इज कॉन्फिडेंट, शी हैज अ चाइल्ड ऑन हर ओन। तो एग फ्रीजिंग ये एक टाइप की फर्टिलिटी टेक्निक्स है जिसको हम लोग ऐसे केसेस में, या केसेस में जिसको डिले करनी है फर्टिलिटी या बचानी है फर्टिलिटी, एज एन इंश्योरेंस भी समझ लो, तो उनको फ्रीज कर दिया जाता है, और वो कच्चे एग्स होते हैं, आई एम टॉकिंग इन लेमैन्स टर्म, कच्चे एग्स जो इमेच्योर एग्स है जिसको हम लोग मेच्योर कर सकते हैं बाद में, और उसमें से जैसे एक एक पिकअप करके उसको मेच्योर कर लो, उसको कंसीविंग के लिए यूज कर सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। तो एग फ्रीजिंग इज अ पार्ट ऑफ आईवीएफ, सिर्फ एग्स को निकाल के रख दे, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल जो जिनकी शादी भी नहीं हुई, बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो अभी ज़बरदस्ती तो बच्चा कर ही नहीं सकते, तो वो सवाल पैदा ही नहीं होता है, सो इट इज़ बेटर कि वो अभी अपना एग फ्रीज करके रख दे, लेटर ऑन फिर द होल थिंग गेट्स ईजियर। फ्रीज होते हैं या एग्स फ्रीज होते हैं, तो उसमें कितना टाइम लगता है? इट्स नॉट अ बिग प्रोसीजर, इट्स एकदम छोटा प्रोसीजर है कि टेस्ट एंड सब मिल मुला के अगर अर्लीस्ट आप कुछ मेडिसिन देके, तो प्रोसीजर तो एक दिन का ही होता है, बट उसके लिए हेल्प स्टार्ट में समझ लो 15 दिन समझ लो मेंटली, बट 15 दिन का दिन आपको हॉस्पिटल में नहीं रहना है, जस्ट फ्यू आपको आवर्स इन हॉस्पिटल, घर पे दवाई लेना yes. है या घर पे इंजेक्शंस लेने हैं, फिर एक दिन हॉस्पिटल में जाके आपके एग्स निकाल के फ्रीज कर दिया जाता तो है। वो ओवम्स होते हैं, और टिश्यूज भी जो फ्रीज होते हैं उसमें तो कुछ भी नहीं है, जैसे आप जैसे किसी को कैंसर्स हैं या किसमें, तो वी मे टेक आउट पार्ट ऑफ द ओवरी और उसी को फ्रीज कर दिया जाता है, तो वो दैट्स अ वन डे प्रोसेस, मतलब उसके लिए दवाई लेने की नॉट अ बिग जरूरत नहीं प्रोसीजर। पड़ती। यस, ये चीज मैं लड़कों के लिए भी बोलूंगी, और डू यू थिंक दैट बॉयज आर माफ? no, it is not. Again with an example, I had a friend of mine came from US, जिसमें आया था कि they were trying for conception but no sperms, तो हमने देखा कि यार जस्ट टेस्टिस का बायोप्सी किया तो उसमें स्पर्म्स आए, तो वी हैड अ गुड ऑप्शन, समथिंग कॉल्ड टीसा, मतलब टेस्टिस से स्पर्म्स एस्पिरेट करके उनको फ्रीज कर दिए गए, एंड उसमें से कुछ स्पर्म्स यूटिलाइज कर लिए फॉर आईवीएफ,
एंड टू माय गॉड हेल्प्ड एंड शी कंसीव्ड इन फर्स्ट साइकिल, पर उनके स्पर्म्स बाद में भी फ्रीज कर दिए गए, आगे जाके यूज हो सकते हैं डेफिनेटली। सेम वे स्पर्म फ्रीजिंग इज आल्सो एन ऑप्शन। बिकॉज जैसे आजकल काफ़ी लड़कियां सिंगल हैं जिनके बॉयफ्रेंड नहीं है कि शादी तो बाद की बात है, तो लड़के भी बहुत सारे हैं जिनकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो शादी तो बाद की बात है। बट बॉयज़ ये सोच के ना बैठ जाए कि आई एम अ मैन, आई विल हैव माई फर्टिलिटी इज फॉर एवर, जैसे बोलते हैं आदमी तो आजीवन, यू नो। मैडम ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनफैक्ट प्रैक्टिकली कोई भी लेडी भी खुद चाहती नहीं कि मेरे हस्बैंड का टेस्ट हो, वो देखती कि पहले मेरा कर लो, अगर आई एम ओके देन यू टेस्ट माय हस्बैंड। मतलब वो एक टाइप की इट इज अ गुड वेल थिंकिंग फ्रॉम द लेडी साइड, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ऑलवेज दोनों को बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये हो सकता है प्रॉब्लम उधर हो, बेचारी लेडी शुड नॉट बी सफरिंग। टेस्ट साथ में ही होने चाहिए। एग्जैक्टली, इट इज ऑलवेज द ट्रीटमेंट ऑफ कपल, इट इज नेवर अ ट्रीटमेंट ऑफ अ लेडी और अ हस्बैंड। और एक चीज जो है स्पर्म फ्रीजिंग किसमें होती है, जरूरी नहीं कि उसको उसको नहीं करना है, बट बहुत बार है ना असुस्पर्मिया, मतलब स्पर्म्स बनते ही नहीं है, या बनते हैं तो ब्लॉक हो जाते हैं किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या वेरिकोसिटीज की वजह से, तो उसमें भी ये फ्रीजिंग का ऑप्शन है जब बायोप्सी लेके। तो अगर कोई आदमी नॉर्मल है, जिसको लगता है वो एकदम नॉर्मल है, वो आफ्टर 40 के ऊपर भी है, तो उसको क्या करना चाहिए? टेस्ट कर लेना चाहिए जस्ट इन केस कि एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जैसे एक लेडी को बोलते हैं कि यार आपका सारा प्री प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, वैसे ही सेम वे पर्सन शुड डू इट। आई हैव अ फ्रेंड जिसने मैरिज से पहले अपना सीमन टेस्ट कराया था, एंड अनफॉर्चुनेटली उसके बिकॉज उसके ब्रदर को सीमन की प्रॉब्लम थी, उसको भी आई जीरो स्पर्म्स, बट शी टोल्ड हर फ्रेंड और गोइंग टू बी मैरिड पर्सन, एंड शी एक्सेप्टेड एंड दे हैड अ प्रॉब्लम, दे हैड अ सॉल्यूशन। उन्होंने बायोप्सी की और हो गया। अच्छा, तो सीमेन के साथ स्पर्म का कोई रिलेशन नहीं है, सो यू माइट बी you might be having Exactly, semen exactly. when you ejaculate, but then there is zero sperm. Of semen there is 90% water, rather 99%, only few percentage is of sperms। तो सीमेन में प्रोस्टेट का कंटेंट आता है, सेमेनल वेसिकल्स के कंटेंट आते हैं, कंटेंट फ्रॉम द यूरेथ्रा, तो सीमेन इज नॉट इक्वल टू स्पर्म्स। अगर ऐसा होता था तो जिसको नसबंदी होती है, जो बंद करते हैं, जो उसमें स्पर्म्स को बांधी जाती है, तो उनको तो सेक्सुअल एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए, तो उनको तो आता ही है। So it's not like only the sperms are not there, rest everything is there। Okay, so जो नसबंदी होती है उसमें you can still ejaculate, you can still have a good sex life, only your sperms are stopped। Yes, exactly, सिर्फ sperms का जो रास्ता है वो ब्लॉक किया जाता है, rest everything is the same। वेरी अमेजिंग। मतलब हम लोग को ऐसा लगता है कि ये कर लेंगे तो आपकी मर्दांगी खत्म हो जाएगी, मतलब ये द सेक्स लाइफ विल गो फॉर अ टॉस, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज। ऑल हियर कि एक लेडी भी अगर किसी का यूट्रस निकाल दिया जाए फॉर सम रीजन, उनके दिमाग में आ जाता है कि नाउ आई कैन नॉट हैव सेक्स। इट इज नॉट लाइक दैट। यूट्रस का काम बच्चा पैदा करना है, नॉट फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। सेम वे स्पर्म्स का काम जरूरी नहीं कि सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, तो स्पर्म्स आर पार्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, बट इट इज नॉट ऑलवेज। Oh, how amazing. So if you are having a great sex life, don't think that you're all right. So अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुए, so get the sperms also frozen like an insurance। Not necessarily frozen, but at least tested। Get it tested। Yes। तो टेस्ट की बात आई तो I mean what are the tests that a couple should do before conceiving? मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि now we want to conceive, क्या क्या टेस्ट कर लेना चाहिए? बिफोर कंसीविंग से भी बोलूँ मैं कि अगर कंसीव प्लान करना है आगे जाके, तो भी एक बेसिक टेस्ट जो होते हैं, जो हम लोग कॉमन टेस्ट बोलते हैं फ्रॉम मेल साइड, एक सीमेन एनालिसिस, बेसिक सीमेन एनालिसिस, वो भी 4-5 दिन का गैप हो सेक्सुअल एक्टिविटी उसके बाद करना। दिस इज फ्रॉम द मेल साइड। एंड फ्रॉम फीमेल साइड बेसिक चीजें जो यूट्रस ऑन सोनोग्राफी पे चेक करना, थायराइड, बेसिक जो हार्मोन्स होते हैं, थायराइड, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ये 4 बेसिक्स हार्मोन होते हैं जो फर्टिलिटी कंट्रोल करते हैं। ये एंड आज की डेट में आई वुड वांट टू डू एन AMH लेवल ऑल्सो। जैसे जैसे एज एडवांस होती है, AMH मतलब जैसे मैंने बताया था कि एग काउंट, वो भी जरूर चेक करना। अगर ये सब ठीक है, प्रीटी मच श्योर के मोस्टली शुड बी। अगर फिर भी हेल्प लगे तो अप्रोच ऑन द राइट टाइम। बट AMH इज समथिंग, मतलब उसका भी एक टाइम होता है, मुझे ऐसा लगता है। इन योर 20s AMH लेवल आप आज टेस्ट करो, आप 1 साल के बाद टेस्ट करो, हार्डली फ़र्क पड़ेगा। बट आफ्टर यू क्रॉस योर 30 एंड 35, 6 महीने के टेस्ट में बहुत बड़ा अंतर दिखने लग जाता है। बाई 35
आवर फर्टिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। अब के जो लेडीज के जो एग्स है वो कब बनते हैं मालूम है? बिफोर योर बर्थ माँ के पेट में लेडी के एग्स बनते हैं हाँ और वो एक एक करके यूटिलाइज होते हैं फ्रॉम फ्रॉम अराउंड प्यूबर्टी। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके यूटिलाइजेशन बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर यूटिलाइजेशन कैन बी फास्ट, अगर आपको किसी भी रीजन से अगर आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा है, ये भी एक टाइप का है जिसमें आपके एग्स ज्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं, तो उसमें भी उसकी वजह से कम। और एक कारण है क्यों एएमएच कम होते हैं। एएमएच कम होने का भी कारण होना चाहिए ना, व्हाई शुड समबडीज एएमएच जो एकदम अच्छे थे और कम होना स्टार्ट हो गए। तो एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज मतलब जो SLE आजकल एक डिजीज होती है बहुत कॉमन है कि आवर ओन ऑटो इम्यून सिस्टम, आवर इम्यून सिस्टम बिकम ऑपोजिट टू अस, मतलब अपनी प्रतिकार शक्ति अपने खिलाफ चली जाती है। तो उसमें से एक चीज जो है जिसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या नॉन ग्रोइंग पोटेंशियल पे एक्स कम कर देते हैं, क्योंकि वो फॉरेन ऑब्जेक्ट लगता है। एग्जैक्टली so but all is like correctable, मतलब not correctable, at least manageable। तो सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि माँ के पेट में ही ऑलरेडी आप हो और आपके पेट में ऑलरेडी आपके एग्स ऑलरेडी है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो बेटी है वो आपके माँ के पेट में भी थी। Yes. तो यू आर कनेक्टेड टू योर नानी इन दैट सेंस। Absolutely। हाउ ब्यूटीफुल। इवन अगर जो मतलब लेडी की जो पोटेंशियल है माँ के पेट में ही होता है कि फर्टिलिटी पोटेंशियल, इट्स नॉट लाइक कि बाद में वो डिसाइड होता है, उसकी माँ के पेट में उसका जेनेटिक मेकअप होता है, बाद में चेंजेस होते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पेट में भी जो हेल्थ मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं वापस आती हूँ मेरे पे जो चीज़ें मुझे हुई थी, जैसे कि डॉक्टर्स हैड रूल्ड आउट माय चांस ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट एंड मतलब नेचुरली एंड टू द लेवल की ज़ीरो हो ही नहीं सकता, ये आपको पता है किस हद तक। उसके बाद विद ऑल द कॉम्प्लिकेशंस दैट आई हैड, उसके बाद द सडनली व्हेन आई कंसीव नेचुरली, हाउ डू यू थिंक इट हैपेंड? See, I'll give an example। मेरी एक पैथोलॉजिस्ट फ्रेंड है जिसको grade 4 एंडोमेट्रियोसिस है। She was not ready to get married, कि वो उसको सबने दिमाग में बैठा दिया आपको IVF ही लगेगा। तो वो मेरी फ्रेंड है, तो मैंने बताया उसको कि यार व्हाई नॉट, इट्स नॉट कंपलसरी, इट इज नेवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज प्रोपोर्शनल बट नॉट 1:1। एग की साइज होती है 0.1 mm, उससे भी छोटा। जब वो उतनी सी जगह चाहिए उसको, तो नेचर विल टेक केयर। बस इफ यू हैव अ गुड क्वालिटी लाइफस्टाइल, ऑटोमेटिकली नेचर विल टेक केयर। तो डेस्टिनी तो होती है बट इट हेल्प्स, इट इज नेवर 1:1। मैथमेटिक्स से नहीं चलती बॉडी कि आपने सोच लिया मतलब ये जा ही नहीं सकता मतलब जा ही नहीं सकता, इट्स नॉट लाइक दैट। गॉड इज अबव अस, वो बराबर देगा सोल्यूशन। बट क्योंकि एग की साइज इतनी छोटी है ना, अगर इतनी सी जगह मिल गई उसको पिकअप कर लिया, ट्रांसफर हो गया। ऑल्सो वन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियोसिस इज अ प्रेगनेंसी। आई टोल्ड यू कि अगर आपको 10 महीना 12 महीना 1 साल 1.5 साल पीरियड ही ना है, तो कुछ अंदर कलेक्शन ही ना हो, तो रिवर्स हो सकता है, तो कंसेप्शन भी सुपर क्विक होता है। दैट इज ट्रू, बट ये भी वेरी अमेजिंग थिंग कि मतलब सबके ऊपर भगवान है, आप उन पे भरोसा रखो, मिरेकल हो सकता है। एग्जैक्टली, मिरेकल्स डू हैपन बट व्हेन यू हैव टू बिलीव इन मिरेकल्स। यस, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको पता है आप में ये प्रॉब्लम है, यू वर्क टुवर्ड्स इट, यू स्टार्ट अ क्लीनर लाइफस्टाइल। जैसे मैंने कहा कि मुझे हमेशा लगता था कि आई एम सो फिट, आई लिफ्ट गुड वेट, आई ईट क्लीन, मैं उससे भी ज़्यादा क्लीन हो गई थी, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई स्टॉप्ड यूजिंग प्लास्टिक इन माई एनवायरनमेंट, एल्यूमिनियम फ्रॉम माई एनवायरनमेंट, घर से सब निकाल के बाहर फेंका। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्यूमुलेटिव एक इफेक्ट था कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस भी लाई थी, फिर सबसे ऊपर है ऊपर वाला भगवान, जिन्होंने एक्चुअली मेड एवरीथिंग फॉल इन प्लेस। एंड सब कुछ के साथ माई सेकेंड बेबी हैपेंड, और उसके साथ आया मेरे पास भर भर के ट्रोल्स। मतलब लोगों के ऐसे ऐसे सवाल थे डॉक्टर, मुझे मैं बता नहीं सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट अ डॉक्टर टू आंसर कि किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, बिकॉज पीपल वर बिगर डॉक्टर्स एट दैट टाइम। एक बार आपकी डिलीवरी हो गई, आपकी जब पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो आप कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हो। सेकेंड इज थिंग्स लाइक ओ माई गॉड, आप लोग ने इतना जल्दी सेक्स कर लिया। तो मतलब मैं स्ट्रेट कट बोल रही हूँ। ये जब मैं
पढ़ने से पहले ही मुझे ऐसा लगा था कि मतलब मैं सोच के मुझे पसीना आ रहा था, लोग ऐसी ऐसी बात बोलेंगे, बिकॉज आई न्यू, और ये ही हुआ. सो आई नो, आई यू रिमेंबर आई टोल्ड यू एंड आई सेड how did it happen, and you sat and spoke to me कितने आराम से. तो आज आप बताइए how it is possible to conceive immediately after delivery. सी अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको in your first delivery कि यार you may get a good news soon, because अगर if you remember, I had still remember my words, because the pressure is not there, stress is not there, hormones जो corrected थे कि आपकी जो endometriosis was corrected on its own. तो when the stress wasn't there, ये है. दूसरी चीज जो ट्रोल्स पे है, मैं आपको बताऊंगा, जो हिपोक्रेटिज्म या दोगलापन, कम ऑन, मेजॉरिटी आप लेडीज को पूछ लो, majority out of 3 या out of 5 you can say 1 have conceived during lactational period. वो बताते नहीं किसी को कि यार I have conceived and they terminate the pregnancy, जो कि बताते नहीं है. कंसेप्शन कैन हैपन फर्स्ट साइकिल में, और जरूरी नहीं, आज के जमाने में स्टिचेस जो होते हैं वो सब अंडर द स्किन होते हैं. हु कैन से मतलब कि यू कैन नॉट हैव सेक्सुअल एक्टिविटी, व्हाई? नन ऑफ एनीबॉडीज बिजनेस. तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पीरियड आएगा फिर ही एग आएगा. एग कैन कम बिफोर योर पीरियड ऑल्सो विच कैन कंसीव. तो जो पहले के टाइम पे होता था लैक्टेशनल एमेनोरिया कि 6 महीने तक लैक्टेशन है, तब तक पीरियड नहीं आएगा एंड उसकी वजह से एग नहीं आएगा उसकी वजह से, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है. अप्रोक्सीमेटली 10% केसेस में ये बहुत कॉमन है. जब एग पहले बन जाता है, पीरियड आए ना आए, तो जो एग बनता है कैन कंसीव, एंड व्हाट हैज हैपेंड विद योर केस. और जो ट्रोल करते हैं, कम ऑन, इट्स वेरी नॉर्मल. वो अपने पेरेंट्स को पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि उन लोग ने बहुत लोगों के साथ में हो चुका है. पेरेंट्स को पूछना चाहिए. हाँ, वो बताते ही नहीं है. व्हाई विल समबडी नॉट मतलब टेल. और सबसे अच्छी चीज की डिडंट वेंट फॉर टर्मिनेशन. बहुत लोग जो कि इस चीज को दे टेक इज एट टैबू एंड टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. नो, आई थिंक उसके पीछे मतलब आप लोगों का सपोर्ट इतना अमेजिंग था कि लोगों ने मुझे इस तरीके से भी लिखा कि यू नो योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू टेक इट. अनदर वे एज अ यू नो सोशल मतलब पर्सन, बिकॉज आई इन्फ्लुएंस पीपल, तो लोगों ने ऐसा बोला था कि इट्स अ रॉन्ग इन्फ्लुएंस टू द सोसाइटी. एक बच्चे के बाद इमीडिएटली मतलब एक माँ के शरीर के लिए ये डबल लोड हो जाता है टू यू नो कंटिन्यू अनदर प्रेगनेंसी. सो हाउ डू यू सी दैट? सी, मैं तो बोलूँ पिक्चर को बड़ा रूप में देखो. खाली छोटी सी पिक्चर है कि एक बार हो गया कंसीव हो गया, ये क्यों नहीं देख रहे कि सो मेनी इयर्स कंसीव नहीं हुआ. ये क्यों नहीं देख रहे कि सो मेनी है. तो ऐसा नहीं कि आप 12 साल से हर 5 साल प्रेग्नेंट होते जा रहे हैं. तो ये, एंड प्लस आई डोंट हैव मिलियन ऑफ इयर्स आल्सो कि आगे मैं करते रहूंगी. तो हो गया तो हो गया. बट इट डजंट मीन कि मैं आई एम प्रपोजिंग कि हर बार ऐसी होना चाहिए कि आज चलो कंसीव और बच्चे पैदा करो. ऐसा नहीं है. बट ओवरऑल पिक्चर देखेंगे कि जब लेडी, आपको चॉइस है, आपके पास 2 बच्चे चाहिए, क्यों नहीं चाहिए. तो अगर आप देखोगे 12 साल में 2 तो ठीक है, पर अगर आप देखोगे कि यार मुझे 1 साल में 2, तो फिर उस तरह से देखने का तरीका आता है. तो दिस इज नथिंग बट हिपोक्रेटिज्म. बस आप, इट्स योर चॉइस, व्हाई नॉट. आई अंडरस्टूड व्हाट यू सेड. मतलब इफ यू हैव चॉइस इन हैंड, तो आप भले ना करो. एंड आपके पास अगर चॉइस नहीं है, इफ यू हैव 12 years ऑफ यू नो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट एंड आपके पास देन इट हैपेंड, तो आपके पास चॉइस नहीं है. यू कैन नॉट थिंक, मतलब बेगर्स आर नॉट चूजर्स. यू, इसमें भगवान ने दिया है, इसमें आप अगर सोचोगे कि अब नहीं, बाद में आई विल प्लान इट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, it just might not happen. Sometimes the Almighty plans, and that is what has happened. And that is a better plan. Exactly. It has to be that way. But you had a choice, you know, whether to continue or not. You took the choice of continuing. You asked me, what about my health? I said, that is my headache. We will take care. And you tell me retrospectively, aren't you happy? I'm absolutely happy. I couldn't have been happier. And physically. अगर मुझे अभी भी आप पूछे, absolutely. और जिस तरीके से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, दैट ऑपरेशन थिंग इज लाइव शॉट ऑन माय यूट्यूब चैनल देवीना डिकोड्स, जस्ट इन केस यू आर न्यू हियर, यू आर watching this for the first time. So how we did it, doctor, I just felt कि आप
कि आप में इतनी एक शांत अप्रोच है और मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा एकदम। होता है, मैं एक वेकेशन में आई थी और मैं वेकेशन जैसे ही मैं रिलैक्स कर रही थी। टुडे आई थिंक इट वाज अ वेरी नॉलेजेबल एपिसोड फॉर एवरीबडी, फॉर बेसिक पीपल टू अंडरस्टैंड कि अब क्या करना चाहिए, ये क्या चीज़ है, इसमें कितना टाइम लगता है और यू नो ऑल दीज थिंग्स। और आपने इन सब चीज़ों को क्लियर कर दिया। रही बात मेरी माई एंडोमेट्रियोसिस, वी विल गेट इट चेक्ड अगेन एंड इट इज़ लाइक दैट हेल्थ चेकअप जो महिलाएं यूजुअली नज़रअंदाज करते हैं। आपने मुझे बताया कि यू नो वी हैव टू डू इट लाइक अ हेल्थ चेकअप। बच्चा हो गया बोल के आप मतलब हम यूजुअली उसको बैक बर्नर में डाल देते हैं। सो वी मस्ट गेट आवरसेल्व्स टेस्टेड एंड वर्क ऑन इट एंड देयर आर सॉल्यूशंस जो आप क्लियरली डॉक्टर से ले, ना कि यू नो आपके पड़ोसी अड़ोसी आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस दे देते। वो सॉल्यूशन में नहीं जाके डॉक्टर से सही सॉल्यूशन ले, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू ट्रीट एनी डिजीज। Absolutely. Keep yourself positive, approach the right person, approach the right people, and just don't take everything on words. Learn from yourself and keep your fertility under your hand. It's your choice. You take the right choice at right time. Absolutely. Thank you, doctor. One last thing, if you tell the audience who are, I mean, all the female audience जिनको आज नहीं तो कल babies करने हैं, what is something that you want to tell them? See, बहुत सारी problems आज की डेट में common है. Endometriosis, PCOS, adenomyosis, infertility, and a lot number of problems. Even menses problem. Actually speaking, a healthy lifestyle is the main solution of that. Stay away from a lot of stress. Approach the right team, approach the right person, and approach family also for that matter. And be open. ये एक और चीज मैं ऑडियंस को बोलना चाहूंगा, खास करके मदर्स को, प्लीज टेक केयर ऑफ योर डॉटर्स. उनकी बात सुने और उसको आगे फॉरवर्ड करें एंड उनको हेल्प करें. एंड अगर कुछ लगे तो वी आर ऑलवेज देयर एनी टाइम. उनकी बात सुने मतलब मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, उनके हाइजीनिक प्रॉब्लम, उनके डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम, उनके स्कूल्स में प्रॉब्लम, समटाइम्स सॉरी बट स्कूल में जो ड्रग्स, स्मोक एंड लॉट ऑफ थिंग, आप फ्रेंड बनो उनके, वो सब आपको बताएंगे. आई हैव 2 daughters, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वो उसकी मम्मी से ज्यादा मेरे से शेयर करते हैं. तो दैट इज द वे इट शुड बी. तो मतलब द सोल्यूशन इज कि बच्चों के दोस्त बनो. Exactly. उसके पेरेंट्स बनने की जरूरत नहीं है. द रेस्ट तो पेरेंटिंग तो आप वो करेंगे तो भी. जरूरी है, जब जरूरी है, लेकिन इफ यू आर गुड पेरेंट इज अ गुड फ्रेंड. Absolutely. Unless you know them, how can you parent them? So thank you so much, doctor. Thank you Thank you, again Nabila. Thank you. for supporting me in this journey as well. क्योंकि आप इस मतलब मैं बोलती हूँ डॉक्टर भगवान के साक्षात रूप है. मेरे लिए आप वो हो, और अगर मेरे लिए एक भगवान का फेस है वो आप हैं. और ये बोलते बोलते मुझे रोना आ रहा है, बिकॉज यू नो हाउ मच यू मीन टू मी एंड यू हैव ब्रोकन दैट टैबू ऑफ अ मेल गायनोकोलॉजिस्ट. आई थिंक मैं शायद एक फीमेल गायनोकोलॉजिस्ट के साथ भी इतनी कंफर्टेबल नहीं हुई थी जितनी आपने मुझे कंफर्टेबल किया था. एंड आपका काम नेचर, आपका एकदम आराम से एक चीज़ को अप्रोच करना आधे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था. एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी. And thank you so much for coming to the Debina Banerjee show, and we are going to rock from here. Thank you so much. It has been my pleasure and fun with you. Thank you so much. Thank you, doctor.